सो वेलकम पीपल, दिस इज़ योर विजय है और आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम क्लास 12th की जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक वाली ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर था उसके बारे में हम क्लास 12th में ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 है ये। आई होप आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा। नाउ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी ने अगर वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट को पहले पार्ट को देखा है तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे कि डेवलपमेंट हमारी लाइफ में किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए 10th क्लास में छोटा सा लेवल था, 11th क्लास में थोड़ा सा एडवांस आया, लेकिन हम 12th क्लास में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने काफ़ी बारीकी के अंदर बताया था, लेकिन अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये जानना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में किस तरीके से चीज़ों को बताया गया। अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो आप YouTube चैनल के साथ जुड़े ही जुड़े, लेकिन साथ में आप इन सब चीज़ों के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और उसके बाद हमारा टेलीग्राम है, ट्विटर है। ये सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको याद हो तो हमारी लास्ट क्लास यहाँ पे जाके रुकी हुई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे हमारी लास्ट क्लास के अंदर, और हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में एक सेकेंड, तो आप नोटिस करेंगे हमारी जो पिछली क्लास थी ना, पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस करने की कोशिश करी थी अगर हमें मानव विकास के बारे में समझना है। तो ऐसा नहीं होता कि क्लास 12 के बच्चे ने एक पूछा था कि सर ह्यूमन डेवलपमेंट तो ऐसे तो हो सकता है कि अगर सरकार हर किसी को 1-1 करोड़ उनके अकाउंट में जाके डाल दे तो वो वैसे अमीर हो जाएंगे, वो इंसान का वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर ये चीज़ें हो सकती होती तो आप नोटिस करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए करना कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। अभी आप फोकस करेंगे, वीडियो के पहले पार्ट के अंदर हमने HDI के ऊपर फोकस करा था। हमने देखा था कि UNDP ने 1993 के अंदर कैसे रिपोर्ट पेश करी थी, उसके तहत भी हमने फोकस करा कि हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन हमने पूरी ओवरऑल चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है। तो ओवरऑल के अंदर हमने बात करी थी पिछली क्लासेस के अंदर, इन सब पे हमने बात करी थी कि अगर हम इकोनॉमिक अटेनमेंट देखेंगे, दैट मीन्स अगर हम आर्थिक प्राप्ति देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक प्राप्ति हो रही है तो इस हिसाब से आप नोटिस करेंगे कि उसका डेवलपमेंट हो सकेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है सोशल एम्पावरमेंट, जिसे आप सामाजिक सशक्तिकरण बोलते हैं। समाज के अंदर अगर हम व्यक्ति को सशक्त कर दे तो वो अपना डेवलपमेंट करने के लिए खुद ही, मैं कहता हूँ, तैयार हो सकता है। सोशल डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, यानी कि आप देख सकते हैं सामाजिक वितरण न्याय, इसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर बात करी जाएगी। और दूसरा है हेल्दी लाइफ, यानी कि स्वास्थ्य जीवन। विकास के मूल अवधारणा के हिसाब से आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस 4 पिलर्स के ऊपर आपकी क्लास 12th के ऊपर फोकस किया गया है। और ये बताया गया है कि समाज के अंदर अगर इंसान को डेवलप होना है और किसी सरकार को समाज के अंदर किसी सरकार को समाज में रहने वाले व्यक्तियों को डेवलप करना है तो वो अपने आधारभूत मूल्यों को सेट करते हुए सिर्फ इन 4 पिलरों के ऊपर फोकस कर सकती है। और जिससे ऐसा नहीं होगा कि मैं जैसे अभी आपको बताया कि आपको मैं कहूँ कि आपको पैसा दे दूंगा मैं तो आप अमीर हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट द पॉसिबल वे, क्योंकि ज़्यादा क्या कहते हैं पैसा किसी कंट्री के अंदर होना भी, वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को, मैं कह सकता हूँ, मूल्यों को बढ़ावा देने का एक कारण हो सकता है। अगर जो बच्चे इकोनॉमिक के हैं वो काफ़ी हद तक समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस करे थे इन चीज़ों के ऊपर और हमारी पिछली क्लास रुक गई थी। तो आइए अब इस पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इकोनॉमिक अटेनमेंट, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक प्राप्ति। तो समाज के अंदर हर प्रकार का व्यक्ति रह रहा है। समाज के अंदर अमीर भी है, समाज के अंदर गरीब भी है, छोटा भी, बुजुर्ग भी, बड़ा भी है। एवरी काइंड ऑफ पर्सन आर लिविंग इन दिस अर्थ। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर हम भारत के, इंडिया की बात करें तो हमें आर्थिक प्राप्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक प्राप्ति, मेरा कहने का सेंस इतना सा है आप सभी के लिए कि सभी लोगों को ऑल रिसोर्सेज बाय द पीपल होना चाहिए। मतलब सभी लोगों को संसाधनों तक एक्सेस होना ज़रूरी है। इसे बोलते हैं आर्थिक प्राप्ति होना। अगर मान लीजिए कि समाज के अंदर अमीर वर्ग के पास सारे संसाधन और गरीब वर्ग के पास सारे संसाधन नहीं है और ना ही वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पा रहा है, तो ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं होगा जहां पर इकोनॉमिक अटेनमेंट यानी कि आर्थिक प्राप्ति ना देखी जाती हो। अब यहाँ पे हमने ये फोकस करा है कि GNP, जिससे आप ग्रोस नेशनल प्रोड्यूस्ड एंड इट्स पर कैप्चर इनकम मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए आर्थिक प्राप्ति का मतलब आर्थिक, आप आर्थिक से समझ सकते हैं, पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। तो
तो अगर किसी कंट्री के अंदर जीएनपी का मतलब होता है किसी कंट्री के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। जीएनपी में अगर भारत के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और बनाने के बाद उसके सेल होने के बाद कितना पैसा उस पर कमाया जा रहा है, एक तो इससे, और दूसरा है कि पर कैप्चा इनकम कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर अगर आपको बताया जाए तो हमने डेंसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, कुछ 11,390 लोग जो है 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर ही इतने लोगों का पर कैप्चा इनकम कितना बढ़ रहा है, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि इकोनॉमिक अटेनमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब आर्थिक प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लीजिए कि संसाधनों का एक्सेस सभी लोगों को मिल जाता है, तो आप देखेंगे कि इंसान अपने व्यक्तित्व का विकास तो करेगा ही करेगा, पर कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट के ऊपर भी योगदान देने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि सरकार ये कहती है कि अगर किसी स्टेट का जीएनपी और इट्स पर कैप्चा इनकम को अगर हम थोड़ा बहुत स्टडी करें तो हमें समझ में ये आता है कि वहाँ का इकोनॉमिक अटेनमेंट कैसा है। आई होप आपको चीज़ें अब समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे आंकलन करने की कोशिश करी, विकास का आंकलन करा, जिसमें हमने डेवलपमेंट के आंकलन के लिए हमने ये देखा कि आर्थिक प्राप्ति का मतलब यही होता है इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू एसेट। तो एसेटिंग द डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिक अटेनमेंट में नॉर्मल से हमने बस ये बोला है कि हर व्यक्ति को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी समान होनी चाहिए। देखो क्योंकि इको का रिलेशन क्या है, सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट एक्सेसमेंट मिल जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और एक्सेस टू एसेट का मतलब समझते हैं, एक्सेस टू एसेट का मतलब होता है संपत्ति तक पहुंच, यानी कि वही संसाधनों तक पहुंच। तो कहने का मतलब ये है कि विकास का आंकलन करते हुए आपकी बुक के अंदर बहुत छोटे से पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक अटेनमेंट का मतलब यही हो गया कि हर व्यक्ति को संसाधनों में इक्वल एक्सेस मिल जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए और एक्सेस टू एसेट मिल जाए, तो वो काफ़ी हद तक अपने आप को डेवलप कर पाएगा। तो आप ये अब देखेंगे, क्योंकि जीएनपी पे हमने अभी बताया आपको कि जीएनपी से हमें समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं मतलब पर कैप्चा इनकम और जीएनपी से हमें समझ में आता है कि हम देख सकेंगे किसी स्टेट के अंदर कि वहाँ का इकोनॉमिक अटेनमेंट कैसा है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे, क्योंकि आपने माइग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आप देखेंगे यूपी बिहार से लोग माइग्रेट होकर कहाँ पे जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ऐसे प्लेस पे जाते थे। तो आप नोटिस करेंगे यूपी जैसे प्लेसेस का, यूपी बिहार जैसे प्लेसेस का इकोनॉमिक अटेनमेंट जो होगा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंसान माइग्रेट करे कहाँ जाता था, जहाँ पे उसको क्या कहते हैं पुल फैक्टर मिले, जहाँ पे उसको चीज़ें अट्रैक्ट करे, जहाँ पे उसे पैसे ज़्यादा मिल रहे हो। इसलिए यूपी बिहार से लोग माइग्रेट होकर दिल्ली में ज़्यादातर माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया कि लार्ज स्केल रीजनल डिस्पैरिटीज, दैट मीन्स डिस्पैरिटीज का मतलब यह होगा विषमताएं। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, दिल्ली है, यहाँ पे आपको हाई कैप्चा इनकम मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा पर कैप्चा इनकम मिलेगा, रेदर देन कहाँ पे कम मिलेगा, यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी, उसके बाद क्या कहते हैं ये एएस है, आई थिंक ये एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन J&K है। तो ये जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जाती है कि यहाँ पे लो जो है लो आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक रीजनल क्या कहते हैं आपको अंतर देखने को मिलता है। और रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, जिस बच्चे ने माइग्रेशन के ऊपर फोकस करा होगा, तो माइग्रेशन की वजह से तो ऐसे होता है दिल्ली का पर कैप्चा इनकम और सिक्किम का पर कैप्चा इनकम बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। दिल्ली का पर कैप्चा इनकम, अरुणाचल प्रदेश का पर कैप्चा इनकम कितना ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, वो उसके पीछे आपने रीजन जान लिया होगा माइग्रेशन के बारे में। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि अगर पूरे भारत देश का अगर हमें इकोनॉमिक अटेनमेंट को देखना है, इकोनॉमिक अटेनमेंट को पूरे भारत देश का, कि भारत अपने आर्थिक विकास के अंदर किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा रहा है, तो आप नोटिस करेंगे उससे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड,
यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है भाई? जीडीपी का मतलब ये होता है कोई कंट्री के अंदर जो बनाया गया सामान है, अंदर कितना बिक रहा है प्लस उसे बाहर कितना बेचा जा रहा है, उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमें जीडीपी समझ में आती है। और जीडीपी से आप समझेंगे ये चीज़ कि जीडीपी जो है किसी कंट्री की ग्रोथ का तय करता है। अब हमारे भारत की एट प्रेजेंट टाइम 2021 चल रहा है, तो आप ये बताइए कि 2021 के हिसाब से भारत का जीडीपी कितना है ना? अच्छा है या बुरा है? अच्छा, जीडीपी से तो समझ में आता है कि अगर जीडीपी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो देश ज़्यादा डेवलप करेगा, लेकिन आपको पता है कि ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक अटेनमेंट को नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दिखाया जाता है, लिविंग के अंदर जॉबलेस ग्रोथ नहीं दिखाई जाती है, क्या कहते हैं, इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाया जाता है, कितना पानी पीने को है या नहीं, कितना शुद्ध एयर हमें मिल रहा है कि नहीं, वातावरण साफ़ सुथरा है कि नहीं, ये जीडीपी के अंदर नहीं पता चलता। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये पूरी तरीके से मैंने इकोनॉमिक अटेनमेंट के बारे में फोकस कराने की आपको कोशिश करी थी, छोटी सी कोशिश थी। दूसरी बात करेंगे अब यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। अब आप नोटिस करेंगे इस विकास के अंदर, अगर विकास करते करते हम विकास को खो जाए तो विकास के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो पैसा आएगा और जाएगा। बाबूराव जी का कहना था कि पैसा आएगा और जाएगा, और ये तो पैसा जो है क्या है, हाथ की मैल है, ये तो मैं अभी निकाल के आऊँ। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि पैसे से आप सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपनी गुड हेल्थ के लिए ले रहे हैं। अगर आप पैसा कमा रहे तो आप भी चाहेंगे कि आप एक अच्छा हेल्दी जीवन जी सके। तो कहीं ना कहीं विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, विकास का आंकलन करने के लिए हेल्दी चीज़ का होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई हमने इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ की तरफ भी फोकस करा इस बुक के अंदर। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हेल्दी लाइफ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हेल्दी लाइफ कहने का मतलब क्या होता है? अगर कोई बंदा लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस, एलिमेंट एंड लिविंग रीजनेबिलिटी, लॉन्ग लाइफ स्पाइन आर इंडिकेटिव ऑफ द हेल्दी लाइफ। कहने का मतलब है अगर किसी बंदे को प्री और पोस्ट हेल्थ केयर मिल जाए, फैसिलिटीज़ मिल जाए, जिससे डेथ रेट कम हो जाए, तो आप देखेंगे वो हेल्दी लाइफ में जी रहा है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपने देश के अंदर समय पे उसकी बीमारी से पहले और बीमारी अगर बढ़ गई तो उसके बाद अगर उसको फैसिलिटी मिल जाए मेडिकल केयर की, जिससे उसके मरने के चांस कम हो सकते हैं, तो सिंपल सी बात आप ये समझ पाएंगे कि वो हमारे विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये हुकूमत सब किराएदार है, आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगी। लेकिन आपका शरीर, जो मंदिर आपका शरीर है, उसको अगर आप साफ़ रखेंगे, उसको आप हेल्दी रखेंगे, तो आप लंबे समय तक जी पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो मेरी बात, तो आप भी समझ सकते हैं कि हेल्दी लाइफ का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्दी लाइफ में सरकार पूरी तरीके से कोशिश करती है कि अपने नागरिकों को प्री और पोस्ट जो फैसिलिटीज़ होती है वो देने की कोशिश करे। और आप ये भी नोटिस करें कि फिर सरकार हेल्दी लाइफ के लिए और भी चीज़ें करती है, जैसे ओल्ड एज हेल्थ केयर है, एडिकेट न्यूट्रिशन है, जैसे छोटी सी उम्र में बच्चों की मतलब हेल्दी जो होता है, जितना उन्हें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो सरकार क्या करती है, मिड डे मील जैसी व्यवस्थाओं को स्कूल के अंदर चलाती है। उसके बाद सेफ्टी फॉर इंडिविजुअल, और उसके बाद आप देखेंगे हेल्थ केयर को मेजर करने के लिए सरकार डिफरेंट जगहों के अंदर मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती उपलब्ध कराती हैं। तो इस तरीके से सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि अगर हमें हेल्दी लाइफ को इंडिकेट करना है तो हमें लोगों का जीवन स्वास्थ्य करना होगा, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इकाइयों में से एक आता है। इस वजह से आप देखेंगे भारत के अंदर शुरुआती समय में भारत के अंदर कुछ स्वास्थ्य संकेत है। अगर 2010 की बात करें तो हमारा बर्थ रेट इतना था, डेथ रेट इतना था। ये आपने स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया होगा, पहले भी हमने स्टेजेस बताई थी, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, कैसे पहले स्टेज के अंदर लोग पैदा भी ज़्यादा होते थे, मरते भी ज़्यादा थे। दूसरे स्टेज के अंदर लोग पैदा तो होते थे पर मरते कम थे। तीसरे स्टेज के अंदर पैदा भी कम हो रहे, मर भी कम रहे। तो ये एक अलग अलग सिस्टम था। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सरकार ने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा तो आप नोटिस करेंगे 1910 तक तो हटा दो, लेकिन 1950-60 के बाद तो हमने भारत देश को आज़ाद करा था। तो उस समय देख सकते हो बर्थ रेट हमारा इतना था, डेथ रेट हमारा इतना था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते चले गए तो बर्थ रेट में भी कंट्रोल आया और डेथ रेट में भी कंट्रोल आया। ये हेल्दी लाइफ की निशानियां हैं और ये डेवलपमेंट की ही निशानियां हैं। तो आप नोटिस करेंगे सरकार पूरी तरीके से फोकस करती है इन चीज़ों के ऊपर भी, और सरकार को फोकस करते रहना चाहिए। दूसरा, लिंग अनुपात। अगर आप देखें तो इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जेंडर स्पेसिफिक एंड द रूरल
रूरल एंड अर्बन हेल्थ इंडिकेटर। कहने का मतलब गांव और शहरों के अंदर भी हमने जेंडर क्या कहते हैं जेंडर के बिहाफ पे अपने इंडिकेशन को फोकस करने की कोशिश करी है। कहने का मतलब समझिए, हेल्दी लाइफ जो होती है समाज के अंदर ज़्यादा शहरों के इलाकों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, सारी और चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जो ग्रामीण वाले इलाके होते हैं उन ग्रामीण इलाकों के अंदर तो सारी फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ग्रामीण इलाकों के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफ की चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप नोटिस करेंगे 1791 के अंदर मेल और फीमेल का यहाँ पे आपको बता रखा है कि रूरल के अंदर आप देख सकते हैं कि फीमेल में और मेल में कितना अंतर है, और यहाँ पे मेल और फीमेल में गांव के इलाकों के अलावा शहरों में कितना ज़्यादा अंतर है। तो कहने का मतलब ये था कि धीरे धीरे हमें गांव जैसी व्यवस्थाओं को भी ठीक करना था। तो इसलिए आप नोटिस करेंगे गांव जैसी व्यवस्थाओं को 2001 से लेके हमने 2011 के बीच में काफ़ी बढ़ाया है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि गांव जैसे इलाकों के अंदर अभी भी मेडिकल केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज़ अभी भी गांव जैसे इलाकों के अंदर प्रॉपर्ली नहीं आ पाई है। तो आप नोटिस करेंगे इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें जैसे कि कोरोना महामारी ने तो आपको पता है वैसे भी देश की हालत ख़राब कर दी है। देश को समझा दे कि आप मेडिकल केयर के अंदर दूर दूर तक नहीं है ना। तो इसीलिए सरकार व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए समय समय पे चीज़ें करती रहेंगी और करना भी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे महिलाओं के लिंग अनुपात में भी, जेंडर रेशो के अंदर भी बदलाव आएगा। उसके बाद जो बेचारे बहुत सी ऐसी जातियां हैं, बहुत सी ट्राइब्स कम्युनिटी जिनके बारे में तो देश बात भी नहीं करता, तो उनके साथ भी बहुत दिक्कतें हो रही है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को गिरना होगा, और जिससे आप देखोगे हेल्दी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होगा। किसी देश का हेल्दी लाइफ वहीं से पता चलता है कि वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है। तो अगर बात करें केरला का, तो केरला का सबसे अच्छा है। 2017 के आंकड़े आए हैं, 2016 के आंकड़े ये आए हैं, ये 2014 और 13 के आंकड़े हैं। तो आप देखेंगे 2013 और 14 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ रेट हमें देखने को मिला था, और 2017 तक आते आते आप देखेंगे कि ये डेथ रेट जो था पूरे इंडिया का 34 और 33 हो गया था। कहने का मतलब ये है कि हमने डेथ रेट की चीज़ों पे कंट्रोल किया है। वो आपने देख लिया होगा कि जब हमने धीरे धीरे करके, मैं कह सकता हूँ कि हमने चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। कंट्रोल इन द सेंस हमने मेडिकल केयर की चीज़ों को और एडवांस करने की कोशिश करी, जिसमें अभी हमें और भी ज़्यादा हमें क्या कहते हैं फोकस करना है, हमें और भी क्या कहते हैं अच्छा होना है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, वो होता है इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, सामाजिक सशक्तिकरण। मान लीजिए कि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अभी इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इससे नोटिस करेंगे यूट्यूब चैनल पे आप देखने की कोशिश करेंगे कि इस चैनल के अंदर मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए कि जो मैं क्या कहते हैं अपने आप को सशक्त कर सकूं और सामने 10 बंदों के सामने चीज़ों को बोल सकूं। तो ये ना एक तरीके का एक आत्मविश्वास हो गया। अगर आप महिला को सशक्तिकरण कर देंगे तो समाज की जितनी भी कुरीतियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए महिला आगे आ सकती है। ऐसे मेल को अगर आप सशक्त कर देंगे तो जितनी भी गलत चीज़ें सरकार करे उनके खिलाफ वो सवाल उठाना सीख जाएंगे। तो इसीलिए समाज के अंदर सशक्तिकरण करने का मतलब, समाज के अंदर एम्पावरमेंट करने का मतलब जो मोदी गवर्नमेंट भी चाहती थी और राहुल गांधी भी चाहते थे कि भाई समाज के अंदर एम्पावरमेंट लाना चाहिए। एम्पावरमेंट लाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मोटिवेशनल मूवी दिखा दी जाए और आपको विवेक बिंद्रा जी की मोटिवेशनल क्या कहते हैं चीज़ें सुना दी जाए और आपके अंदर मोटिवेशन भर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सोशल एम्पावरमेंट के लिए हमें करना क्या होगा, हमें एजुकेशन, नॉलेज, एनवायरनमेंट, इन चीज़ों का एक्सेस लोगों को देना पड़ेगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो होता है वो आप देखेंगे, लिटरेसी रेट वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करता है हमारे सोशल एम्पावरमेंट को। इंसान जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना समझदार होगा, उतना ज़्यादा समाज के अंदर हो रही बुराइयों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएगा। इसलिए आप देखेंगे सोशल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉलेज किससे आएगी, लिटरेसी रेट से आएगी। इसीलिए आप नोटिस करेंगे हम कंट्री के लिटरेसी रेट को क्यों पढ़ते हैं, जिससे हमें समझ में आ सके कि समाज कितना जागरूक है। इसीलिए हर बार सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया, और आपको पता है हमारा भी यही मोटो है कि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो अगर आपको अपने आप को एम्पावर करना है, अगर आपको अपने आप को सशक्तिकरण करना है, तो आप नोटिस करिएगा आपको पढ़ना पड़ेगा।
आप पढ़ेंगे, समृद्ध होंगे, सशक्त होंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, सशक्त रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, साथ रहेंगे, तो बी आर अम्बेडकर का भी यही कहना है, आपको कोई भी ताकत दबा नहीं सकती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे हमारे पूरे भारत का लिटरेसी रेट जो है 74% समथिंग है पूरे भारत का, जिसमें से हमने बता रखा है कि 65% ऑफ वुमेन जो है वो लिटरेसी रेट में आती हैं, यानी कि पढ़ी लिखी में आती हैं। सबसे ज़्यादा मिजोरम और केरला के अंदर हमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग देखने को मिलते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें हमें सबसे कम देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा लिटरेसी रेट है फीमेल का। तो आप ये देख सकते हैं, ये लिटरेसी रेट जो है काफ़ी अच्छा है। हमने धीरे धीरे इसके इम्प्रूवमेंट पे भी काम किया है, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम लास्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आपने फोकस करा था कि सरकार ने 3 चीज़ों पे फोकस करा था। अगर कोई भी समाज डेवलप है या वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें HDI के ऊपर फोकस करना पड़ता था। और HDI के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो 188 देशों के अंदर हमारा 131 यानी कि 131वां स्थान था, जिसमें से केरला सबसे ऊपर है। मतलब ये पूरे इंडिया की बात हो रही है। वर्ल्ड के लेवल पे 188 देश थे, उनमें से हम लोग 131वें नंबर पे आए थे। अच्छा, आपको कमेंट करके ये बताना है कि 2000 HDI के हिसाब से 2021 के अंदर एक नई रिपोर्ट आई है, तो आप ये बताने की कोशिश करिएगा हम वहाँ पे कौन से नंबर पे आते हैं। कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक ज़रूर कर देगा, आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं जा रहा। ऐसी और भी चीज़ें आपको चाहिए, पूरा सिलेबस चाहिए पेपर से पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। बच्चे कहते हैं सर जब भी लाइव क्लास होती है तो उसका हमारे पास वो नहीं आता है, क्या कहते हैं उसे, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो इसलिए नहीं आता है। अच्छा, मैंने ये बात करी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम 131वें स्थान पे, लेकिन हमारे भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से केरला सबसे नंबर 1 पे। 131 स्थान पे तो आपको पता है 0 से लेके 1 का स्कोर किया जाता है, तो 0 से लेके 1 का स्कोर किया जाता है। तो मैंने स्कोर के अंदर स्कोर के अंदर मैंने आपको ये बता दिया, अगर स्कोर इतना किया जाता है तो आपको ये बताना है कि 2021 के हिसाब से हमारा कितना स्थान है और इसका स्कोर कितना है, 0.64 समथिंग कितना है वो आपको बताना है। और उसके हिसाब से फिर हमने भारत में बताया, भारत के अंदर केरला जो है सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर है, सोशल क्या कहते हैं एम्पावरमेंट के अंदर है, हेल्थ इंडिकेशन के ऊपर भी सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे है। समाज के अंदर जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, समाज की बुद्धि उतनी ज़्यादा खुलती है। इसे फोकस करिए और गांठ बांध के रख लीजिए अपनी जेब में। तो कहने का मतलब केरला सबसे ऊपर है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सबसे नीचे है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमने भी 2007 और 2007 के आंकड़ों के हिसाब से, 8 के आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि किस स्टेट का कितना ज़्यादा क्या कहते हैं हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं HDI लेवल पे हमारा क्या कहते हैं दिल्ली भी 2nd नंबर पे आता है, लेकिन केरला पहले नंबर पे आता है। सलाम आपको केरला वासियों। उसके बाद इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक और ऐतिहासिक इतिहास है, जिसकी वजह से HDI यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को इसी वजह से मिलता है। और लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर किसी प्लेस की HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम होता है तो उसका कारण होता है लो लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर अगर कम है तो HDI कम होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है तो HDI कम होगा। और उसके बाद जो ब्रिटिश जहाँ पे ब्रिटिश जाके बसे थे वहाँ पे तो काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन जहाँ वो नहीं बसे, ज़्यादातर इलाकों को अच्छा नहीं बना पाए, वहाँ पे हमें कम डेवलपमेंट देखने को मिला। लास्ट है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड उसके बाद डेवलपमेंट। ये लास्ट वाला पॉइंट है, आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये समझिए कि पॉपुलेशन को हमने काफ़ी हद तक डेवलप करा। डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट इन द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हमने देखो, लाइफ जो है ना, जीवन जो है वो निरंतर सीखने का प्रयास है। तो ऐसा ही अगर हमारे को अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना है तो हमें निरंतर इस पे फोकस करते रहना है, और वो हम करते रहेंगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहेंगे। लेकिन समाज के अंदर अभी भी हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, जैसे सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिप्राइवेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल है, अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कॉज ऑफ लो HDI है। मतलब कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म ही नहीं हो पा रही है हम लोगों से। मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोग नशे के अंदर जा रहे हैं, समाज के अंदर इनइक्वालिटी बनी हुई है। HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो बहुत ही लो लेवल पे आ चुका है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये चीज़ें जो है हमें जनसंख्या के साथ साथ हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर हम डेवलपमेंट ऐसा कर भी ले तो ये चीज़ें रहेगी समाज में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, है ना। क्योंकि UNDP में आपको पता है कि हमने ये कहा था कि HDI हमने
क्रिएट कर दिया था और हमने कहा था कि महबूब उलक ने कि ये बताया था कि ये चीज़ें 3 चीज़ें होती है, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन लेवल और लेटेस्ट क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपका देश HDI है, मतलब आपका देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो हम इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, मिनिमम कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर डेवलपमेंट, ये चीज़ें भी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आती है। तो सरकार को अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करना है तो राइट्स को अच्छा करना चाहिए, लोकतंत्र को अच्छा करना चाहिए, लोगों को मिनिमम कंडीशन ऐसी देनी चाहिए कि उनका हेल्थ केयर हो सके, जॉब्स का हो सके, है ना, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद अगर आप देखें संसाधन, हमारे भारत देश के अंदर पूरे भारत में संसाधन अनइक्वल है। अमीर कंट्रियों के पास अलग संसाधन पड़ा हुआ है, गरीब कंट्रियों के पास अलग संसाधन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है संसाधनों की उपलब्धता होना महत्वपूर्ण नहीं है। संसाधन तो उपलब्ध बहुत सारे हैं, लेकिन उन तक सामाजिक वितरण करना ज़रूरी है। आप देखेंगे इसे बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपके पास संसाधन है, मान लीजिए गुजरात के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कोल पाया जाता है, तो गुजरात ही उसका यूज़ ना करे, उसका वितरण करे उन जगहों पे जहाँ पे दूसरी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। समाज तो ऐसे ही चलेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट तो ऐसे ही होगा। ऐसे तो नहीं गुजरात एक तरफ हाई फाई क्लास बन जाए और वहाँ बिहार बेचारा क्या कहते हैं आराम से मतलब सुस्त पड़ा हुआ है ना, तो वो चीज़ें गलत है। इसलिए हम लोगों ने विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ों को अपनाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बस इतना सा बता देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करी उसको उतना ही इस्तेमाल करिए ताकि आने वाली जनरेशन उसका इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो हर जगह अनइवन तो है, लेकिन रिच कंट्रियाँ जो है उस तक एक्सेस कर पा रही है और बेचारी पुअर कंट्रियाँ जो उस तक एक्सेस कर नहीं पा रही है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। और मैं इसी के साथ आपसे इस चैप्टर में अलविदा लेता हूँ। आई होप मैं आपकी सारी समस्याओं का निदान सोल्यूशन कर पाया हूँ। तो वीडियो में लास्ट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बाकी आप इन सभी चीज़ों के साथ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।